हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष आप सभी का आपके चैनल पल द लर्निंग पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने आपके लिए एक वीडियो करंट अफेयर्स से रिलेटेड बनाया है जो अभी हाल में ही 1 वीक हुआ है। कोविड के कारण जो महामारी अभी फैली हुई है पूरे विश्व में, तो भारत में भी इसका काफ़ी असर हुआ है और पूरे भारत में इसका फैलाव हो चुका है, जिसके कारण भारत में आर्थिक जो वृद्धि है उसमें रुक आ गई है। दोस्तों, जो गति थी वो धीमी पड़ गई है। तो इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री के द्वारा 12 मई को एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कोविड जो ये टॉपिक है 2020 सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स के लिए। और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक बनेंगे, क्वेश्चन या कुछ अलग पैकेज आएगा या कुछ नया कुछ भी होगा कोविड को लेकर, कोरोना को लेकर, वो करंट अफेयर्स के मामले में 2020 में सबसे ऊपर होंगे। तो मैंने ये कोशिश की कि जो आर्थिक पैकेज प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा की गई थी और उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और बारी बारी से किन के लिए क्या क्या दिया गया बताया गया है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो मैं बनाऊं जिसमें मैं जो 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए थे सभी को एक साथ लाकर आपके सामने रख दूं। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, नए नए प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, कुछ के लिए पैसा दिया गया है, कुछ के लिए जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र के लिए नया चैनल खोला जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे चीज़ हैं। तो आज मैं उसी को लेकर के आपके लिए आया हूँ और बिना समय को गंवाए दोस्तों वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छे से देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ झारखंड एग्ज़ाम या बिहार के लिए नहीं है, ऑल इंडिया जो भी एग्ज़ाम होंगे उसके लिए यह इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो पीसीएस के एग्ज़ाम हो या स्टाफ सिलेक्शन के एग्ज़ाम हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने पहले थोड़ा सा बताया है आपको क्या है, देख लेते हैं। उससे पहले कोविड-19 और आर्थिक पैकेज है। ये आर्थिक पैकेज कोरोना वायरस के कारण भारत में 25 मार्च 2020 से लॉकडाउन है। लॉकडाउन कब से स्टार्ट हुआ है भारत में? 25 मार्च 2020 से, याद रखिएगा, यह भी इम्पोर्टेंट है। और इस लॉकडाउन से पूरे देश में आर्थिक विकास की गति को ब्रेक लग गया है और इस लिए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज की घोषणा की। एक 25 मार्च 2020 याद रखिएगा लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है और 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के द्वारा दिनांक 12 मई 2020, इसे भी याद रखिएगा, को कहा गया कि यह आर्थिक पैकेज देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। और ये जो आर्थिक पैकेज है उसे क्या नाम दिया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा? तो आत्मनिर्भर पैकेज, इसे भी याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है उससे। चलिए आगे देखते हैं। 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 5 दिन, ये याद रखिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, वो डेट क्या है 5 दिन का, 13 मई से 17 मई, इस पैकेज से किस क्षेत्र को क्या मिला है बताएंगी और बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर खत्म हो चुका है तो इसे बताया गया, क्या मिला बताया गया है। ठीक है, बताया गया है। यहाँ तक आप देख लिए, आगे देख लेते हैं। अब क्या क्या मिला है किनको, उसको देख लेते हैं हम लोग। 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से किसे क्या और कितना मिला वो हम देखेंगे। तो चलिए, पहला जो 13 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके थ्रू किनको क्या क्या मिला है वो हम लोग देख लेते हैं। तो 13 मई को पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था और इसमें किसको क्या मिला है? तो इसमें जो MSME जो सेक्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो है, उसके लिए प्रावधान किया गया है पैसों का। तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स है और बहुत कुछ है, देखते हैं एक एक कर। पहला है आर्थिक पैकेज रुपए 20 लाख करोड़ में से 6 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। ठीक है, ये जो टोटल 20 लाख करोड़ रुपया था उसमें से 6 लाख करोड़ रुपए की घोषणा 13 तारीख को की गई है, जिसमें देख लीजिए
एमएसएमई को क्या दिया गया है, एमएसएमई सेक्टर को 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी लोन, कोई भी गारंटी नहीं देना पड़ेगा, उन्हें 3 लाख का लोन मिलेगा। और यह लोन कब तक के लिए होगा, 4 वर्ष के लिए बिना गारंटी के होगा। 4 साल तक इनसे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा लौटाने के बारे में, तो बिना गारंटी के ये दिया जाएगा बैंक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड है। 1 करोड़ रुपए के निवेश वाले उद्योग माइक्रो श्रेणी में आएंगे। याद रखिएगा, 1 करोड़ रुपए के निवेश वाले उद्योग माइक्रो श्रेणी में आएंगे। पहले ये क्या था, पहले ये 25 लाख रुपए ही था सीमा। नेक्स्ट है, बिजली वितरक कंपनी जो है डिस्कॉम जो है उससे रिलेटेड है, उनको भी कुछ दिया गया है पैसा। देख लीजिए यहाँ पर, बिजली वितरण कंपनियों के लिए 90,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बिजली वितरण कंपनियों के लिए, डिस्कॉम के लिए कितना किया गया है, 90,000 करोड़। और यह राशि किनके द्वारा दिया जाएगा, पीएफसी और आरईसी डालेगी। और इसी में एक पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्टर को काम पूरा करने के लिए 6 माह का अतिरिक्त समय दिया गया है। जितने भी बिजली वितरक कंपनी है उसमें जो काम चल रहा है तो एक टाइमलाइन दिया हुआ था, तो उनको 6 माह का एक्सटेंशन दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, रियल एस्टेट में रजिस्ट्रेशन और निर्माण का कार्य पूरा करने हेतु 6 माह की अवधि बढ़ाई गई है। जो रियल एस्टेट में काम अभी रुका हुआ है तो उसे पूरा करने के लिए 6 माह का एक्सटेंशन दिया गया है ताकि वो इसे पूरा कर सकेंगे। चलिए आगे देखते हैं, टैक्स कटौती में टीडीएस और टीसीएस को 25% तक घटाया जाएगा और यह मार्च 2021 तक लागू रहेगा। इसे याद रखिएगा, टीडीएस और टीसीएस को 25% तक घटाया गया है और यह मार्च 2021 तक लागू रहेगा। यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2020 तक कर दिया गया है। ठीक है, ये डेट बढ़ाया गया है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने का कब तक कर दिया गया है, 30 नवंबर 2020 तक। उसी तरह एक आयकर रिटर्न भरने में एक स्कीम चल रही है भारत सरकार की, विश्वास स्कीम, तो उसका भी डेट बढ़ा दिया गया है। पहले कोरोना के कारण उसका डेट बढ़ाया गया था 30 जून 2020, लेकिन अब इस 30 जून 2020 का जो डेट है वह 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है। किसका, तो आयकर रिटर्न की स्कीम विश्वास स्कीम की तिथि भी 30 जून 2020 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया गया है। याद रखिएगा ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुटीर उद्योग से संबंधित है, ये भी एमएसएमई के अंदर ही आता है। देखते हैं, कुटीर उद्योग का वर्तमान संकट से निकालने के लिए, कुटीर उद्योग में जो अभी संकट है पैसे का, लिक्विडिटी का, तो उसके लिए भारत सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ठीक है, कितने का, 20,000 करोड़ रुपए का, याद रखिएगा। और इससे 2 लाख से ज़्यादा एमएसएमई कुटीर उद्योगों को लाभ होगा। ये 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे कितने लोगों को फायदा होगा एमएसएमई उद्योग को, तो 2 लाख जो एमएसएमई कुटीर उद्योग हैं उनको फायदा होगा इससे। चलिए आगे देखते हैं, एमएसएमई सेक्टर के विस्तार के लिए, और जो कुछ एमएसएमई सेक्टर हैं जहां पर कुछ लिक्विडिटी पैसे की कमी है तो उनके लिए भी कुछ पैसे का इंतजाम किया गया है ताकि वो और अच्छे से मतलब तीव्र गति से विकास कर सकें। तो उसके लिए क्या किया गया, तो एमएसएमई सेक्टर के विस्तार के लिए 50,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूज किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है ये, जितने भी पैसे की बात की जा रही है कुटीर उद्योग से, एमएसएमई सेक्टर से, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, देख लेते हैं, भारत सरकार ईपीएफओ में 3 माह तक योगदान देगी। यह जब लॉकडाउन पहला स्टार्ट हुआ था उसी वक्त भारत सरकार के द्वारा घोषणा कर दी गई थी कि ईपीएफओ में जो मजदूर लोगों का अकाउंट है उसमें 3 माह तक का योगदान सरकार के द्वारा दिया जाएगा। नीचे है, किंतु पीएफ प्रोविडेंशियल फंड जो होता है में अंशदान 12% से घटाकर ये 10% कर दिया गया है। लेकिन केंद्र सरकार, ये प्राइवेट के लिए किया गया है,
12% से घटाकर 10%, लेकिन केंद्र सरकार और पब्लिक सेक्टर में यह 12% ही रहेगा। नेक्स्ट है, प्राइवेट सेक्टर में ईपीएफओ में अंशदान घटा दिया गया है। यह भारत सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई थी उसी वक्त 12 से 10 कर दिया गया था प्राइवेट सेक्टर में, और टेक होम सैलरी में वृद्धि कर दी गई है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, और इससे 72,22,000 कर्मचारियों को फायदा होगा। ये जो पीएफ से रिलेटेड जो संशोधन किया गया उससे 72,22,000 कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। और ये जो आपने देखा ईपीएफओ से रिलेटेड जो कंट्रीब्यूशन के घटाने और बढ़ाने से रिलेटेड है, वह 3 माह के लिए लागू किया गया है, याद रखिएगा ये। आगे फिर इसमें संशोधन किया जाएगा जैसा लॉकडाउन आगे होता है कोरोना को लेकर। तो अब तक हम लोगों ने वो 13 मई 2020 का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उससे रिलेटेड था, उसमें ज़्यादा एमएसएमई सेक्टर को लेकर के ही घोषणा की गई है। अब हम लोग देख रहे हैं 14 मई 2020 को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था दूसरा, उसमें किनको दिया गया है, तो मजदूरों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। जो मजदूर लॉकडाउन के कारण उनका कार्य खत्म हो चुका है, बैठे हुए हैं, तो उनके लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। देख लेते हैं यहाँ पर। पहला, आर्थिक पैकेज के तहत दिहाड़ी मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। आर्थिक पैकेज के तहत दिहाड़ी मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी ₹182 से बढ़ाकर 202 रुपये 202 कर दिया गया है। इसे याद रखिएगा, 182 से बढ़ाकर 202 रुपया कर दिया गया है दिहाड़ी मजदूरी। नेक्स्ट है, हर साल मजदूरों का स्वास्थ्य हेल्थ चेकअप किया जाएगा। इसके बाद इसके द्वारा अगले 2 महीने तक मजदूरों को फ्री राशन दिया जाएगा। जिनके पास कार्ड नहीं है उन्हें भी, ऐसा नहीं है कि जिनके पास राशन कार्ड है उनको ही राशन दिया जाएगा फ्री, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वैसे मजदूरों को भी फ्री में राशन दिया जाएगा। और इसके तहत क्या दिया जा रहा है, तो 5-5 केजी गेहूं, चावल और चना दिया जा रहा है। इसे याद रखिएगा। चलिए, और देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान किया गया। अभी दोस्तों सभी के लिए हर स्टेट के लिए अपना अपना राशन कार्ड होता है, लेकिन अब भारत सरकार के द्वारा ऐसा प्रावधान किया जा रहा है कि एक कार्ड पूरे देश के लिए होगा। तो यहाँ देख लीजिए, एक देश एक राशन कार्ड का प्रावधान किया जा रहा है सरकार के द्वारा। हर शहर में एक राशन कार्ड का प्रावधान किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा पहल है सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, उपरोक्त कार्यों के लिए ऊपर जो हम लोगों ने देखा प्रावधान जितना भी है, इन सब के लिए कितनी राशि का पैकेज दिया गया है 20 लाख करोड़ में से। तो देख लीजिए यहाँ पर है, उपरोक्त कार्यों के संचालन हेतु आर्थिक पैकेज के तहत ₹3,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को लाभ होगा। प्रवासी मजदूर कौन, तो जो अपने स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में काम के लिए जाते हैं उनके लिए। तो 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को इससे लाभ होगा। तो ये 14 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा मजदूरों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी, इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 15 मई 2020 का प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इसमें किनको दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कृषि क्षेत्र के लिए आर्थिक पैकेज है। दोस्तों बहुत कुछ ऐसा हुआ है, अभी फरवरी में ही बजट पेश हुआ था जहाँ पर पैसे दिए गए थे, लेकिन कोरोना के कारण ऐसी स्थिति आ गई है कि देश की जो आर्थिक स्थिति है उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ पैसे का और योगदान दिया जा रहा है जो आर्थिक पैकेज के रूप में है, और कृषि क्षेत्र में भी दिया जा रहा है। तो देख लेते हैं कृषि क्षेत्र में क्या है। पहला, देश के सभी पशुओं, तो उसमें भैंस, भेड़, बकरी सभी आ जाते हैं। तो क्या है, देश के सभी पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा, सभी का टीकाकरण किया जाएगा। और फिर खुरपक्का और मुंहपक्का जो रोग होता है जानवरों में, जैसे रोग के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, इसे याद रखिएगा, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ये आर्थिक पैकेज में प्रावधान किया गया है, इसे याद रखिएगा। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम है जिसमें क्या किया जाएगा, पशुओं को टीकाकरण और खुरपक्का मुंहपक्का जैसे रोग से
बचाव के लिए। और ये जो ऊपर में था टीकाकरण और ये राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए कितने पैसे का प्रावधान है, तो उपरोक्त कार्यक्रम के लिए आर्थिक पैकेज के तहत 13,343 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आ सकता है। हर्बल खेती के लिए, अभी दोस्तों हर्बल खेती पर बहुत जोर दिया जा रहा है, आप लोग भी इससे पहले सुन रहे होंगे। तो हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ आवंटित की गई है। आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ में से कितने हर्बल खेती के लिए, 4,000 करोड़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष स्थापित करने के लिए एक कोष स्थापित किया जाएगा, वो क्या है, पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष स्थापित करने के लिए 15,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि ऐसे भी किया जा सकता है कि सरकार के द्वारा आर्थिक पैकेज के तहत कौन से विकास कोष की स्थापना की जा रही है, 4 ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो उसमें पशुपालन बुनियादी ढांचा कोष होगा, या फिर क्वेश्चन ही पूछ दिया जाएगा कि आर्थिक पैकेज में पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष के लिए कितने राशि का प्रावधान किया गया है। तो आपका आंसर होगा 15,000 करोड़ रुपया। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डेयरी उद्योग और कैटल फीड प्रोडक्शन में निर्यात के लिए 15,000 करोड़ का प्रावधान है। डेयरी उद्योग में निर्यात के लिए, ठीक है, कितने का प्रावधान किया गया है, 15,000 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट देख लेते हैं। समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन, मच्छी पालन के लिए है, ठीक है, के विकास हेतु 20,000 करोड़ से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की जाएगी। समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के विकास हेतु 20,000 करोड़ रुपए से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की जाएगी। और इसके तहत क्या होगा देख लीजिए, 2 पॉइंट है। इस योजना से 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है, ऐसा उम्मीद किया गया है। और इसके तहत क्या है, मछुआरों को नई नावें और नौकाएं दी जाएगी। इसमें 2 पॉइंट हो गया। एक योजना शुरुआत की जा रही है, क्या है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, और उसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है मधुमक्खी पालन उद्योग, जिसमें देखिए क्या किया जाता है, केंद्र का विकास करना, संग्रहण, विपणन, भंडारण, विक्रय से संबंधित सभी है अन्य, तो उसी से रिलेटेड है। मधुमक्खी पालन उद्योग के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है, और इसके तहत 2 लाख मधुमक्खी पालनकर्ताओं की आय में वृद्धि होगी। मधुमक्खी पालन उद्योग के लिए कितने का प्रावधान किया गया है, 500 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट है ऑपरेशन ग्रीन, यह एक प्रोग्राम है जो भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। देख लेते हैं क्या है। ऑपरेशन ग्रीन पायलट प्रोजेक्ट की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। ये क्या है, ऑपरेशन ग्रीन क्या है, तो खेतों से बाजार तक टमाटर, प्याज, आलू, सब्जी और फल को खराब होने से बचाने के लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसका नाम है ऑपरेशन ग्रीन। तो उसका जो समय है सीजन वाइज होता है, रबी, खरीफ, इस तरह से। तो उसका जो 6 महीने का बढ़ाया गया है, और इसके तहत 2 और बदलाव, बहुत ही इंपॉर्टेंट बदलाव किए जा रहे हैं। देख लीजिए पहला, इसके साथ जिंस एक्ट 1955 में बदलाव किया जाएगा, और इसके बदलाव के बाद किसान दूसरे राज्य में अपना अनाज बेच सकेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 55 के जो एक्ट हैं, जिंस एक्ट हैं, उसमें बदलाव किया जाएगा, जिसमें किसान दूसरे राज्य में भी अपना अनाज बेच सकेंगे। ये पहले नहीं बेच सकते थे, सिर्फ लाइसेंसी व्यापारी जो होते थे, किसान होते थे, वही एक स्टेट, अपने स्टेट का सामान दूसरे स्टेट में जाकर बेच सकते थे। नहीं तो ऐसा प्रावधान नहीं था कि कोई भी किसान बेच सकता था। लेकिन अब 1955 का जो जिंस एक्ट है, उसमें बदलाव किया जाएगा, जिसमें कोई भी किसान दूसरे राज्य में जाकर अपना अनाज बेच सकेंगे। तो आप इस मान सकते हैं कि इससे किसानों की स्थिति में सुधार आएगा और उन्हें फ़ायदा होगा। तो ये प्रावधान जो किया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है आने वाले समय में किसानों के लिए। चलिए नेक्स्ट जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो 16 मई को हुआ था
इसमें क्या किया गया है प्रावधान देख लेते हैं हम लोग। पहला है, इसके तहत देश के 6 एयरपोर्ट नीलाम किए जाएंगे। ऐसा बोला जा रहा है कि 6 एयरपोर्ट है, अभी ये नहीं बताया गया कौन से वो 6 एयरपोर्ट होंगे, तो 6 एयरपोर्ट नीलाम किए जाएंगे और इनका विकास पीपीपी मॉडल पर कराया जाएगा। नेक्स्ट है, इसके नीलामी का काम, ये जो नीलाम होगा 6 एयरपोर्ट, इसका काम कौन करेगा, ये काम कौन करेगा, तो अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हाथों होगा नीलामी का काम। नेक्स्ट है, देश में इम्पोर्टेंट है, आज के दिन में बहुत से हथियार भारत में नहीं बनते हैं, उसे अमेरिका से ख़रीदना होता है या फ्रांस से, रूस से हम लोग ख़रीदते हैं। तो अब सरकार के द्वारा ऐसा जोर दिया जा रहा है कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाए जाएं, तो उसी से रिलेटेड है कि देश में हथियार बनाने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को, जो जहाँ पर औजार बनता है, हथियार बनाया जाता है, कॉरपोरेटाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, कॉरपोरेटाइजेशन किया जाएगा, प्राइवेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, कॉरपोरेट में डाला जाएगा लेकिन उसे प्राइवेट नहीं किया जाएगा। चलिए, और यहाँ पर देखिए बहुत इम्पोर्टेंट, जो बैंक के एग्ज़ाम देंगे, एसएससी के एग्ज़ाम देंगे या फिर सभी एग्ज़ाम के लिए मैं बोल रहा हूँ। बैंक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें डाटा पूछा जाता है। देख लीजिए, रक्षा उत्पादन में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एफडीआई रक्षा उत्पादन में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 74%, 49 से 74 कर दी गई है। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, 500 माइनिंग ब्लॉक को, कोयले से रिलेटेड है, खदान से, कि 500 माइनिंग ब्लॉक को नीलाम किया जाएगा। यहाँ भी जिस तरह एयरपोर्ट 6 नीलाम किए जा रहे हैं, उसी तरह 500 माइनिंग ब्लॉक को भी नीलाम किया जाएगा। इसी में देखिए 2 पॉइंट है, कोल इंडिया लिमिटेड की खदानें भी प्राइवेट सेक्टर को दी जाएगी। कोल इंडिया की जो खदान है, धनबाद में जो लोग रहते हैं, मैं धनबाद का ही रहने वाला हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि धनबाद में भी बहुत सारे कोल इंडिया की खदानें हैं, तो वो भी प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाएगी। और नीचे का पॉइंट है, कोयला क्षेत्र में कमर्शियल माइनिंग की जाएगी। अभी जो काम चल रहा है खदान में, उसके जगह पर देख लीजिए, कोयला क्षेत्र में कमर्शियल माइनिंग की जाएगी और सरकार का एकाधिकार खत्म हो जाएगा। अभी सरकार के द्वारा उसमें काम किया जा रहा था माइनिंग में, लेकिन अब सरकार उसे नीलाम करेगी और वहाँ पर सिर्फ कमर्शियल माइनिंग होगी, सरकार का उस पर अधिकार नहीं होगा। नीचे देख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट है, कोयले के खदान के बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 50,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, कोयले के खदान के बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 50,000 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। नीचे का पॉइंट देख लेते हैं, रुपए 50,000 करोड़ का निवेश CIL कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा 2023-2024 तक, ये जो 50,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा ढांचा विकसित करने के लिए, उसी से रिलेटेड है कि 50,000 करोड़ का जो निवेश CIL कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा 2023-24 तक कोयला उत्पादन 1 बिलियन टन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। याद रखिएगा, 1 बिलियन टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है 2023-24 तक। अभी 20-21 का है, 20-21, 21-22, 22-23 और 23-24, यानी 4 साल का लक्ष्य रखा गया है 1 बिलियन टन का। तो ये 16 मई 2020 के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था। ठीक है, अब लास्ट 17 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 2 दिन ही हुए हैं। तो उसमें क्या प्रावधान किया गया देख लेते हैं। शिक्षा और अन्य क्षेत्र के लिए प्रावधान किया गया, शिक्षा पर प्रावधान किया गया है, क्या क्या उसे देख लेते हैं एक नज़र में हम लोग। देखिए, पहला है आर्थिक पैकेज के तहत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये जो पॉइंट है, इससे रिलेटेड मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन बना करके रखा है, जिसका आंसर आप मुझे मेरे चैनल पर कमेंट कर करके देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। चलिए पहले इसे देख लेते हैं। आर्थिक पैकेज के तहत मनरेगा के लिए अलग से 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। फरवरी में जो बजट आया था उसमें
बजट में मनरेगा के लिए पैसे का प्रावधान किया गया है, लेकिन यहाँ पर आर्थिक पैकेज में से भी 40,000 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जो भी दिहाड़ी मजदूर हैं, वो जैसे कि मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, गुजरात और अन्य राज्य जो भी हैं, वहाँ से वो अपने अपने स्टेट जा रहे हैं, जैसे कि बिहार जा रहे हैं, झारखंड जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए प्रावधान किया जा रहा है कि अगर वो यहाँ से अपने स्टेट चले जा रहे हैं तो वहाँ उन्हें काम कैसे मिलेगा। तो वो काम के लिए ही मनरेगा को 40,000 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, ताकि वो उन लोगों को काम वहाँ पर दे सके मनरेगा के थ्रू। तो इसके लिए ही आर्थिक पैकेज के तहत मनरेगा में 40,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है वो। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, 100 यूनिवर्सिटी जो हो गए उन्हें ऑनलाइन कोर्स की अनुमति दी गई है। ऑनलाइन कोर्स को वो पूरा करेंगे। अभी जो क्लास बंद है उसे वो ऑनलाइन क्लास शुरू करेंगे। वैसे कितने यूनिवर्सिटी हैं, तो 100 यूनिवर्सिटी हैं। और दिव्यांग जो छात्र हैं उनके लिए अलग कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और हर क्लास के लिए अलग टीवी चैनल का प्रावधान किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्लास होंगे, मान लीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 10th, 12th तक जो भी जितने भी क्लास हैं उनके लिए अलग अलग टीवी चैनल होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन क्लास के लिए। चलिए नेक्स्ट है, एक प्रावधान किया गया है, देख लीजिए, किसी भी कंपनी को 1 साल तक डिफॉल्टर या दिवालियापन नहीं घोषित किया जाएगा। मान लीजिए कोई भी कंपनी जनवरी में खड़ी हुई होगी, मान लीजिए दिसंबर में भी खड़ी हुई होगी, लेकिन फरवरी लास्ट मार्च से लॉकडाउन होने के कारण उनका व्यापार हुआ ही नहीं होगा, किसी तरह का प्रोडक्शन नहीं हुआ होगा, तो वो जो लोन देने वाले होंगे, लोन लिए होंगे और लोन चुकाने वाले होंगे, वो चुका नहीं पा रहे होंगे। तो ऐसा नहीं होने से वो डिफ़ॉल्टर और दिवालियापन घोषित कर दिए जाते कंपनी, लेकिन सरकार के द्वारा 1 साल तक का उन्हें रिलीफ दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि किसी भी कंपनी को 1 साल तक डिफ़ॉल्टर या दिवालियापन घोषित नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। चलिए नेक्स्ट, स्वास्थ्य से रिलेटेड है, हेल्थ से। स्वास्थ्य क्षेत्र पर सरकार ज़्यादा खर्च करेगी, कितना खर्च करेगी वो नहीं बताया गया, सिर्फ बोला गया है ज़्यादा खर्च करेगी। और हर जिले में संक्रामक रोग सेंटर बनाया जाएगा। हर जिले में, भारत के जितने भी जिले हैं सभी में संक्रामक रोग सेंटर बनेगा। और 17 मई को जो प्रावधान किया गया है आर्थिक पैकेज से, वो लास्ट पॉइंट है, शहर के साथ साथ गांव के इलाकों में भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना की जाएगी। सरकार के द्वारा ऐसा किया जा रहा है कि शहर में ही नहीं, शहर में तो मान लीजिए हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल, ये सब बहुत सारे हैं, क्लिनिक हैं, लेकिन गांव में इसका बहुत ही अभाव है। और इसी के लिए बोला भी जा रहा है कि कोविड जो है शहर में तो ठीक है, लेकिन अगर गांव में फैल गया तो इसे रोक पाना बहुत ही मुश्किल होगा भारत जैसे देश में। तो इसी के लिए इसमें प्रावधान किया गया है कि शहर के साथ साथ गांव के इलाकों में भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना की जाएगी। और महामारी से निपटने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य लैब भी बनाया जाएगा गांव में, ताकि वहां पर भी किसी भी प्रकार का संक्रामक रोग फैलता है तो उसमें इलाज अच्छे से हो सके, बचाव का जरिया वहां पर उपलब्ध हो, ताकि गांव के लोग भी स्वस्थ रह सकें। तो दोस्तों ये प्रावधान थे आर्थिक पैकेज के, महत्वपूर्ण है। मैंने पूरा जो भी पॉइंट्स था, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है, मैंने सभी पॉइंट्स को आपके सामने रखा है, अच्छे से रखा है, पॉइंट वाइज रखा है। एक एक क्वेश्चन बन रहे हैं उस थ्रू वैसे मैंने आपके सामने रखा है, ताकि आप देखें और आपको महसूस हो जाए कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोस्तों मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन मैंने रखा है जिसका आंसर आप मुझे देंगे, वो मनरेगा से रिलेटेड था। तो देख लीजिए वह क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर आप मुझे मेरे चैनल पर दीजिएगा, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में मनरेगा हेतु कितने रुपए की राशि आवंटित की गई है। फरवरी 2020 में जो बजट पेश किया गया है उसमें मनरेगा के लिए कितने रुपए की राशि आवंटित की गई है। तो मैंने 4 ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन है 61,500 करोड़, बी ऑप्शन है 60,500 करोड़, सी ऑप्शन है 71,002 करोड़ और डी ऑप्शन है 50,000 करोड़। तो दोस्तों इसका आंसर मेरे चैनल पर आप दीजिएगा, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ।
ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, तो दोस्तों ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया कि ये अभी करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं जल्दी से आपके सामने रख दूं और आप इसका जल्दी से जो भी पॉइंट्स हैं उसे देख लें और नोट कर लें, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन्हें भी ध्यान में रख लें। अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसका जवाब दे सकेंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसे फैला दीजिए, शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मैं जैसा बताया था टीएस इलियट से बना रहा हूँ, तो वो आपके सामने मैं कल रख दूँगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।